नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096060897523455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम लोग अप्रैल मंथ के सेकेंड वीक के 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आप सभी का जैसे यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए आप लोग जो है 14 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को जरूर कवर अप करते जाइएगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रही हूँ, ये आप लोग जरूर कवर अप कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट डे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डे है होम्योपैथिक डे। देखिए 10th ऑफ अप्रैल को होम्योपैथिक डे जो है यहाँ पे वो मनाया जाता है, जिसके अंदर जो है जो होम्योपैथिक से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो बताई जाती है। जो ये इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सैमुअल हेमून जो होम्योपैथिक के फादर कहे जाते हैं, उनका बर्थडे आता है। जैसे हम लोग भारत में 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, हम लोग मिल्क डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस आता है, जो कि मिल्क रिवॉल्यूशन या व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर जनक कहे जाते हैं। तो ये जो फाउंडर है होम्योपैथी के, उनके बर्थडे वाले दिन मनाते हैं। और इसकी थीम क्या है? एक स्वास्थ्य एक परिवार। अगला है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अगला इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यूरी गार्गिन के क्योंकि इस दिन पहली बार यूरी गार्गिन जो है, उन्होंने सबसे पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे स्पेस फ्लाइट में जो कदम रखा था। इसीलिए इस दिन 12 अप्रैल को इसको मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार 12 अप्रैल 1961 को यूरी गार्गिन सोवियत के सिटीजन थे, उन्होंने इस चीज को यहाँ पर पहली बार किया था। इसलिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने ये काम यहाँ पे करना शुरू कर दिया है। अगला हम लोग रक्षा से संबंधित डिफेंस न्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहली डिफेंस न्यूज है कि अंडमान और निकोबार ने एक एक्सरसाइज यहाँ पर स्टार्ट करी है। देखो एक्सरसाइजेस पे देयर इज अ हाई चांस कि क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो अंडमान निकोबार ने बहुत बड़े वाइड स्केल पे 5 तारीख को यहाँ पर कवच एक्सरसाइज जो है वो उसको स्टार्ट करा है। ठीक है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है कवच एक्सरसाइज की वो पिक्चर जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये एक्सरसाइज कवच जो है उसमें सारी चीजों का मिश्रण किया जाता है। इसमें अकेली जो है नेवी नहीं होती, आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी, हमारी थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों का मिश्रण यहाँ पर किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर कभी ज्वाइंट यहाँ पर करने की जरूरत पड़ गई तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, ज्वाइंट कमांड जो है, ज्वाइंट हेडक्वार्टर्स भारत में सिर्फ एक ही जगह बने हुए हैं, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में ही केवल ये ज्वाइंट हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। कहां पर हुई है, किस किस के बीच में होती है एक्सरसाइज कवच। अगला है एक एक्सरसाइज ओरियन। एक्सरसाइज ओरियन यहाँ पर हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है फ्रांस में जाके पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक सिंगल एक्सरसाइज नहीं है कि बस यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है। एक्सरसाइज ओरियन फ्रांस होस्ट कर रहा है, ये शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, अकेली इंडिया यहाँ पर नहीं होगी, अपनी बायलैटरल नहीं है ये, तो याद रखिएगा। फ्रांस और इंडिया, ये राफेल के जो जेट है वो यहाँ पर जाएंगे, और राफेल, C-17 और अलग से और भी वॉरियर्स यहाँ पे जाएंगे, जो ये परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो है मैं बता देती हूँ कि इंडियन एयरफोर्स की क्या क्या चीजें अभी के लिए करंट अफेयर में जो हमारा एग्जाम आ रहा है उसके लिए क्या याद है। देखो जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, अभी वो 3 चीजों के लिए आपको दिमाग में रखना है। एक तो एक्सरसाइज ओरियन के लिए, एक्सरसाइज ओरियन किसके साथ हो रही है, फ्रांस के साथ, मतलब फ्रांस के साथ जो है वो इंडिया यहाँ पर ये एक्सरसाइज को कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिया होस्ट कर रहा है, ये एक्सरसाइज हो ही फ्रांस में रही है। ठीक है, एक तो ये याद कर लीजिएगा। दूसरा आप लोगों को ये याद रखना है
कि अभी फिलहाल के लिए मतलब क्या हमसे इसमें जो है वो पूछा जा सकता है कि अभी एक और एक्सरसाइज हो रही है, नाम है उसका कोप इंडिया एक्सरसाइज। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो इस एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट की। ठीक है, याद हो जाएगा सबको ये दोनों चीजें, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। तीसरा यहाँ पर एक एक्सरसाइज और है जो अभी का करंट अफेयर चली हुई है, एक वो आपको याद रखनी है। नाम है एक्सरसाइज का, लिख लीजिए स्पेलिंग, इन योर चॉइस। इंडिया को यहाँ पे इनविटेशन मिला है, ये एक्सरसाइज कहाँ पे की जाएगी, लिख लीजिए, एंड्राविडा एयर बेस, जो कि कहाँ पे है, ग्रीस में है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो है एयरफोर्स, यहाँ पर ग्रीस की जो एयरफोर्स है हेलेनिक एयरफोर्स इसको होस्ट कर रहा है और इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। ये अभी एक्सरसाइज शुरू होने वाली, ये एक्सरसाइज अभी हुई नहीं है, तो ये एक्सरसाइज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो तीन याद करनी है। कोप इंडिया किसके साथ है, यूएसए के साथ, ये पर्टिकुलरली यूएसए और इंडिया के बीच में ही है। ठीक है, ये वाली द्विपक्षीय है, बाइलैटरल है। और साथ ही साथ ये जो है कहाँ पे की जा रही है, वेस्ट बंगाल काकीनाडा जो है वहां पर इसको एक्सरसाइज कोप इंडिया को किया जा रहा है। अलग अलग फेसेस में हो रही है, कलाई कुंड है, काकीनाडा नहीं सॉरी वो तो बाहर है, मतलब वो तो साउथ में है, कलाई कुंड में। ठीक है भाई, ये फ्रांस में हो रही है, फ्रांस की एयरबेस में, ये भारत में हो रही है, ये इंडिया में कंडक्ट हो रही है, ये ग्रीस में कंडक्ट हो रही है। तो अभी फिलहाल के लिए ये तीन एक्सरसाइज के लिए इंडियन एयरफोर्स हमारी न्यूज में है। इस फैक्ट को आप लोगों को ऐसे ही जैसे बताया गया है वैसे ही लर्न करना है। हो जाएगा सब लोगों से ये चीज। चलिए अगले पे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, ये पिक्चर देखेंगे, हमारी जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है मिसेस द्रौपदी मुर्मू, वो यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंट के नाते जो सुखोई है, सुखोई की जो फ्लाइट है वो यहाँ पर ली है द्रौपदी मुर्मू ने। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन आसाम में जो है, वहां पर उन्होंने जो है पुणे एयरफोर्स से स्टार्ट करके मतलब वहां से वहां तक गए थे। तो ये भारत की सेकंड ऐसी फीमेल बनी है, क्यों, क्योंकि सेकंड फीमेल ही है वैसे भी, ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है। पहली कौन थी, प्रतिभा पाटिल, इनके बाद कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इनकी काफी सारी वीडियोस वायर वायर हुई है असम तेजपुर से। ठीक है, और उसके बाद प्रतिभा पाटिल ने यहाँ पर पुणे एयरफोर्स से करी थी, और इन्होंने तेजपुर से, ये एग्जाम में बन सकता है कहाँ से, तेजपुर से की है, ये सवाल पूछा जा सकता है। एंटी ग्रेविटी सूट पहना हुआ था, सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट, ये यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट करा और उन्होंने बाद में बोला अच्छा लगा मुझे ये सब करके। 25 मिनट की, ये तेजपुर से गुवाहाटी, जब ये 3 दिन की ट्रिप पर थी वहां पर इन्होंने ये पूरा किया। और इनके साथ और भी लोग बैठे हुए थे, प्रॉपरली इन्होंने जो है यहाँ पर फ्लाइट को बोर्ड करके यहाँ पे फ्लाइट करी है। इसको याद रखिएगा कौन सा एयरक्राफ्ट है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर आपके सामने, अभी डिफेंस की इंपॉर्टेंट हो गई एक्सरसाइजेस और ये सारी चीजें। अब आता है कि एनिमल से जुड़ी हुई कुछ स्पेसिफिक न्यूज अभी आई है, कुछ कुछ वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले अभी एक टाइगर का सेंसस रिलीज किया गया है, टाइगर सेंसस के फिगर्स आएंगे कि भारत में अभी जो है वो पीएम मोदी ने ये बताया है कि 2022 का जो पूरा डेटा है उसके हिसाब से अभी पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 3167। भारत में बाघों की जो संख्या है वो पहले से ज्यादा बढ़ी है। ठीक है भाई, तो ये आप याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये रिलीज कब किया गया, जब 50 साल कंप्लीट हो गए। किसको, प्रोजेक्ट टाइगर को, याद है ना सभी लोगों को, प्रोजेक्ट टाइगर सबने पढ़ा होगा। मैं बता दूं आपको, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर जब 50 साल कंप्लीट किए, तब यहाँ पर उसी समय एक और यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी स्थापना की गई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये मैं भी बताती हूँ क्या चीज है। देखो, भारत के अंदर जो ये पूरा एक अभी जो ये न्यूज में चल रहा है टाइगर पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के अंदर अभी देखो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, ऐसे ही भारत के अंदर 53 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, डबल कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और अब 2023 चल रहा है। 53 टाइगर रिजर्व है जो भारत में करीब 75,000 स्क्वायर किलोमीटर या भारत का पूरे एरिया का 2.4% एरिया टाइगर्स में कवर किया जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि भाई किस कंट्री के पास मोस्ट टाइगर, मैं कंट्री की बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है, अगर आपसे ऐसा कोई सवाल आता है, बहुत ही सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन, किस कंट्री के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बाघ टाइगर्स हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मैक्सिमम क्या किस किसके पास है, इंडिया, मलेशिया, मान लो इंडिया ऑप्शन में नहीं है तो आप ये सब आंसर लगाएंगे, साउथ कोरिया, बांग्लादेश।
प्रेजेंटली 75% वर्ल्ड के टाइगर्स कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। और अगर स्टेट पूछता है भारत में, इंडिया में कौन सी स्टेट, तो देखिए मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, और फिर उत्तराखंड। याद हो जाएगा सब लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। एमपी में जो बांधवगढ़, पन्ना, पंच, सतपुरा नेशनल पार्क है, वहां पे सबसे ज्यादा है। और अगर आपसे मान लीजिए ये पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो श्रीसेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल मेरे को ऐसा लगता है कि पूछा जाएगा। ठीक है, और इसी अवसर पर सरकार ने यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यहाँ पे स्टार्ट करा है। बिग कैट अलायंस 7 भारत वर्ल्ड की जो कि बड़ी बड़ी कैट्स हैं, बिग कैट्स हैं, जैसे कि बाघ हो गए, लेपर्ड हो गए, लायन हो गए, स्नो लेपर्ड, तेंदुआ होते हैं, जगुआर, पूमा, चीता, इन सब के। और एक बुक रिलीज करी जिसका नाम है अमृत काल का टाइगर विजन। ये यहाँ पर 50 साल होने के लिए, कि हम किस तरीके से आगे आने वाले 25 सालों में टाइगर्स की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उसके ऊपर ये पूरी चीज को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर 2023 का याद रखिएगा टाइगर डेटा आया है, जिसके हिसाब से भारत में इतने नंबर ऑफ टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। और टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि एक अलग से अथॉरिटी है भारत में, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि 2005 में बनाई गई थी। अगर हमें कोई भी टाइगर रिजर्व बनाना है तो इन्हीं के तहत यहाँ पे बनाया जा सकता है, ये पूरा यहाँ पे देखती है। और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 चल रहा है, जिसके तहत सारी चीजें भारत में की जाती है। क्लियर हो गया? हो जाएगा यहाँ तक, ये इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसके अंदर, सबको याद रखिएगा। ऐसी टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है, ये भी याद रखो, ये मैं अलग से बता रही हूँ पर फिर भी कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन तो जितनी हो वो कम है भाई, है ना। टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से मैसूर वॉर में हुई थी? आप में से कोई मुझे बताएगा कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? बताइए जरा कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अगला है यहाँ पर भारत के अंदर पहला वल्चर सेंटर ओपन किया गया है, वल्चर कंजर्वेशन का सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे ओपन अप किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये सेंटर पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर हो रहा है। ऑलरेडी और भी जगह पर है, पर अभी जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के नाम से किया जाएगा, जहां पर भारत में जितने भी यहाँ पर कल्चर्स हैं, वल्चर्स सॉरी, एशियन किंग वल्चर्स हैं, ठीक है, हाउस स्पैरोज हैं, वो यहाँ पर ओपन अप किया जाएगा। तो ये आप लोगों को लर्न हो जाएगा। ये आपसे सेंटर जो है पहला एशियन किंग वल्चर के लिए ओपन किया जा रहा है, वर्ल्ड का पहला है ये। जटायु कंजर्वेशन 1.5 हेक्टेयर की जमीन पे फैला हुआ है, इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से रखा गया है। और वल्चर्स की प्रोटेक्शन कहाँ पे लिखी है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ पे लिखा गया, उसी के तहत प्रोटेक्शन की जाती है। 15 सालों को यहाँ पर सोचा गया कि भाई आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें भी इनको जो है वो एक एंडेंजर्ड कहा गया है, तो हमें इसके लिए जरूरत है कि हम यहाँ पर प्रिजर्व करें। ठीक है, चलिए अगली यहाँ पर क्या है? गज उत्सव। मैं सब एनिमल से जुड़ी हुई बता रही हूँ आपको सारा एक साथ ही इस हफ्ते का। गज उत्सव 2023 यहाँ पे मनाया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। और मैंने अभी बताया भी था कि हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो 3 दिन की ट्रिप पे थी असम में। तो उसी समय जब ये ट्रिप में थी तब उन्होंने सुखोई का एयरक्राफ्ट भी, फ्लाइट भी ली है, और यहाँ पर गज उत्सव भी मनाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 साल किसके कंप्लीट हो गए? प्रोजेक्ट एलिफेंट की। देखो प्रोजेक्ट टाइगर के कितने हो गए? 50 साल, क्योंकि 1973 में आया था। लेकिन यहाँ पर जो एलिफेंट का प्रोजेक्ट है उसको अब 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपको पता है कहां पर है? आसाम में। ठीक है, आसाम आप जानते हैं कि जिसमें एशियन एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनोसेरोस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो यहीं पर ही मनाया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क मैं आपको बता दूं 1905 में था। असम के अंदर 7 नेशनल पार्क है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पास है, फिर अंडमान निकोबार, इनके पास 11, इनके पास 9, उसके बाद असम है 7। ठीक है, ये याद रखिएगा, 7 है इनके पास अच्छे खासे यहाँ पर। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को द्वारा स्थापित वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से भी एक साइट में माना जाता है। एक टाइगर रिजर्व भी है। और वहां पर क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि जो ह्यूमन है और एलिफेंट है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए क्या करो
ह्यूमन एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है, किया भी है, नैनीताल में किया है, साउथ इंडिया में किया है। जो रेलवे के ट्रैक होते हैं ना, वहां पे क्या कर देंगे, हनी बीज की साउंड लगा दी जाती है। उन हनी बीज की साउंड को सुन करके जो भी एलिफेंट होते हैं वो उस रेलवे ट्रैक पर, उस पटरी पर आते ही नहीं है और आसपास ही सिर्फ रहते हैं। जिससे फायदा ये होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हनी बीज जब आसपास होते हैं तो दिक्कत नहीं आती है कोई। ठीक है। भारत में एशियन एलिफेंट सबसे ज्यादा है, करीब 30,000 से ज्यादा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बाद से ये हो गया। और एशियन एलिफेंट्स की प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट है। और ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया ना हनी बीज वाला, इसका नाम है प्रोजेक्ट रीहैब। इसको भी एक याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर संजीवनी ऐप यहाँ पर लॉन्च की गई है। ये भी एनिमल प्रोटेक्शन के लिए संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये संजीवनी ऐप किसके बारे में बात करती है? देखो, अभी क्वेश्चन बनेगा कहाँ पे किया, तो देखो हिमाचल प्रदेश में की है। ई संजीवनी नहीं है, संजीवनी है। ताकि यहाँ पर जो हिमाचल की सरकार है वो जितना भी लाइफ स्टॉक है वहां पर, पशु जो है, पशु चिकित्सा के ऊपर ध्यान अच्छा खासा दे सके। ठीक है भाई, डोर टू डोर यहाँ पे टेलीफोन नंबर के तहत यहाँ पर सबको लाइफ स्टॉक प्रिजर्वेशन करवाया जाएगा। अगला यहाँ पर इसमें भी क्या है, एक हेल्प प्रोग्राम, ए हेल्प प्रोग्राम के नाम से उत्तराखंड की सरकार ने स्टार्ट किया है। अब ये ए हेल्प प्रोग्राम क्या है, ये भी एनिमल से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, 13 अप्रैल को 2023 में उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ए हेल्प करके एक नाम स्टार्ट करा, जिसमें वो क्या करेंगे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो ऑलरेडी चल रहा है उसके तहत एनिमल्स में जितने भी डिजीजेस हो सकते हैं, एनिमल्स में अगर किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है, उसको रोकथाम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। इन्होंने बोला है कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन का रास्ता दिखाया, उसी के तहत इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। और वहां के जो मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, सौरभ बहुगुणा, उन्होंने बोला है कि विमेन को भी यहाँ पर आगे बढ़ने का सपोर्ट दिया जाएगा, वर्कर्स को यहाँ पर आगे बढ़ने का सपोर्ट दिया जाएगा। तो ए हेल्प करके स्टार्ट किया गया। तो ये सारे करंट अफेयर जो है ये एनिमल स्पेसिफिक है। ठीक है, याद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं एनिमल से आगे और भी चीजों पर। तो ये है एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ऊर्जा दक्षता सूचकांक, अभी रिसेंटली आया है। तो अभी यूपीपीसीएस प्री के लिए ये पूछा जा सकता है, या और जो एग्जाम आप पढ़ रहे हो, कि एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है उसमें किसने टॉप करा है और ये रिलीज कौन करता है। तो देखिए, ये रिलीज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर करती है। ठीक है, हमारी जो पावर और नवीकरणीय ऊर्जा की जो एक मिनिस्ट्री है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो। और ये इंडेक्स बनाया किसने है, देखिए ये इंडेक्स बनाने वाली है ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी। ये बताती है कि भाई कौन सी स्टेट और कौन से यूटी ने अपने एरिया में ऊर्जा की संरक्षित करने के लिए स्टेप लिए हैं। इसके लिए अलग से एक फ्रंट कैटेगरी, अचीवर कैटेगरी करके बनाया जाता है। इसके हिसाब से सबसे ज्यादा टॉप करने वाली कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। मैं ये नहीं कहूंगी सारे लर्न कर लो, मैं कहूंगी आप फर्स्ट का टॉप वाला लर्न कर लो, बस बहुत है। ठीक है, अचीवर में जो और कोशिश करिए आगे बढ़ने की, आसाम हरियाणा, इतना याद कर लो, आसाम और हरियाणा, इतना याद कर लो, बहुत है। मैं बिल्कुल नहीं आपको ये बोलूंगी टीचर होने के नाते कि भाई ये भी लर्न कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, नहीं नहीं, उतनी जरूरत ही नहीं है। उतना पढ़ के जाओ ना जो हमें पता है कि एग्जाम में उतना तक तो पूछा जाता ही जाता है, तो उतना तो जरूर पढ़ के जाइए भाई। जितना पूछा जाता है एग्जाम में उसको पढ़ के जाना तो बेहद जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। तो वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोरोक्सा ऐप एक लॉन्च की गई है। अब ये ऐप के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आसाम में जब प्रधानमंत्री, जो हमारी राष्ट्रपति है, वो यहाँ पे जब गई थी, उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है, बोरोक्सा। अब ये बोरोक्सा ऐप जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया वुमेन के लिए, ताकि उस स्टेट के अंदर, उसी में आसाम में जितनी भी ऑलरेडी जो भी चल रही है वहां पर, आप कह लीजिए कि ऑलरेडी हेल्पलाइन चल रही है, उन सबको एक साथ मिला करके भरोसा ऐप पर दिखाया जाएगा। और ये बताया गया है कि वहां पर 181 आप डायल करेंगे तो आपको सारी जो हेल्प है, वो सारी उससे जुड़ी हुई हेल्प जो है वो आराम से मिल जाए। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। वहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऊपर भी काफी चीजें बोली गई थी, तो खैर वो तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अगला है यहाँ पर, भारत की पहली विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम, भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की घोषणा जो है अभी सीएबीआई ने करी है, जो कि यहाँ पर उसकी कैप्टन है सुषमा पटेल, जो कि नेपाल के खिलाफ अभी पहली बार इसका जो है प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो ये याद रखिएगा, कैप्टन किसको बनाया गया, सुषमा पटेल। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आईपीएल में 6,000 रन से ज्यादा स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन बने हैं डेविड वार्नर। ठीक है, आप लोगों ने जरूर इनका जो है नाम सुना होगा। आप में से जो भी क्रिकेट लवर है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, सब लोग इसके बारे में मतलब बिल्कुल ही जानते ही होंगे इस चीज के लिए। ठीक है,
तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा लगता है ना आपको कि फास्टेस्ट स्कोरर दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं, दिल्ली कैपिटल के स्किपर है और इसमें मतलब पूछा जा सकता है और एग्जाम में याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर बी आर अम्बेडकर। सभी लोग जानते हैं अभी रिसेंटली अम्बेडकर जयंती थी, तो यहाँ पर भारत में 132nd अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। आप सभी लोग जानते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में। मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम के लिए बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। आप सभी लोग जो भी अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपको फैक्ट्स रटे हुए होने चाहिए, तब तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है, क्योंकि चांस है कि इन पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर April 14, 1891 में महाऊ मध्य प्रदेश में जो है बिलोंग करते थे। ये एक मेहर फैमिली दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको काफी ज्यादा जो है ऐसी अस्पृश्यता, अछूत, ऐसी चीजों का काफी ज्यादा जो है इनको सामना भी करना पड़ा था। फिर इन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी काम किया, क्योंकि इनकी खुद के जो फादर थे ना, वो महाऊ कैंट में आर्मी में सर्व करते थे। तो यहाँ पर ये अनटचेबल थे, तो इनको बहुत कम ध्यान दिया। टीचर्स ने भी उनको जो है क्लास में सीट के ऊपर बैठने का हक नहीं था, इनको नीचे बैठना होता, तो इस तरह की चीजें थी। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से पूरी करी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में ये पे दाखिल हुए, फिर ये लंदन भी गए। उसके बाद इन्होंने 10th क्लास अपनी कंप्लीट की, 12th क्लास कंप्लीट करी। अब इनका कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। पहली चीज तो इन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा बनाई थी, जिसमें आर्थिक सुधारों को बढ़ावा, शिक्षा और सामाजिक के सुधारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इनको जो है बॉम्बे की प्रेसिडेंसी कमीशन में भी अपॉइंट किया गया था, साइमन कमीशन के साथ 1925 में, ताकि साइमन कमीशन के साथ मिलकर के ये काम भी कर सके। फिर इन्होंने 1936 में अपनी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाई थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बनाई थी। इन्होंने टेम्पल एंट्री के लिए जो है महद सत्याग्रह जो है वो भी किया था। महाड़ सत्याग्रह, ये यूपीएससी द्वारा सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसको भी लिख लीजिएगा। इन्होंने 5 जो है न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स जिसको हम कहते हैं वो शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने जो अनटचेबल्स है उनके राइट की बात करी थी। सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट है मूक नायक, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। दूसरी, इन्होंने समता, इक्वालिटी स्टार्ट करी थी, ये 1928 में, सबसे पहले 1920 में। उसके बाद इन्होंने जनता, पीपल, वो स्टार्ट करी थी 1930 में। फिर इन्होंने स्टार्ट करी थी प्रबुद्ध भारत 1956 में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के आइडियाज पे बेस होकर के जो है इन्होंने आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट करने में भी इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। महत सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर उन्होंने मनुस्मृति दहन दिन भी मनाया जाता है, ताकि मनुस्मृति को जलाया गया था। 25 दिसंबर जो है वो मनुस्मृति दहन दहन दिवस मनाया जाता है अम्बेडकर के जितने भी और दलित कैटेगरी उन लोगों के लिए। ऐसे इन्होंने एक और मूवमेंट स्टार्ट की थी, कलाराम टेम्पल मूवमेंट। 2 टेम्पल मूवमेंट याद रखना, महद और कलाराम। कलाराम टेम्पल मूवमेंट भी नासिक के अंदर हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे विमेन, मेन, स्काउट्स वो वहां पे गए थे, तो वहां पे ब्राह्मण ने वो दरवाजे बंद कर दिए थे, तो वो प्रॉब्लम उस समय हुआ था और सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो गोल मेज सम्मेलन है, तीनों को इन्होंने अटेंड किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, बेगम शाहनवाज जहानारा, और ये तीनों ने मिलकर के अटेंड किया था। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एजुकेशन में काफी सपोर्ट किया, अनटचेबल्स को आगे प्रमोट करने में। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इनके लिए काफी सारा सपोर्ट करा है इन्होंने। तो ये सारी चीजें, पॉलिटिकल थॉट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका कितना बड़ा योगदान है। आप सभी लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कितने बड़े क्या आता है, इसके बारे में तो मुझे बताने की कोई नीड नहीं है, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है भाई, तो इनके इनके इनसे जुड़े हुए ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसने कौन सा सत्याग्रह किया था, महद में कहाँ हुआ था, कब क्या कौन सा सत्याग्रह हुआ। ये सारी चीजें आपसे इनके बारे में पूछी जा सकती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, याद हो जाएगा, इन सबसे आपसे सवाल बनेगा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने जो है वो बुद्धिज्म अपना लिया था, इनके साथ काफी सारे लोगों ने बुद्धिज्म अपनाया था, और इनको जो है यहाँ पर ये रंगून चले गए थे, उसके बाद फिर ये श्रीलंका चले गए थे। पहले ये कई बार जो है रंगून गए हैं, उसके बाद नागपुर में रहे, काठमांडू गए। उसके बाद 1956 में इनकी डेथ हो जाती है, और उनके बाद इनको भारत रत्न जो पुरस्कार है आफ्टर डेथ भी इनको मिलता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये याद रखिएगा। और ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में भी इनका रोल था। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो ये थे, उसके अलावा 6 व्यक्ति और थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णामाचार्य।
ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। और ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे। कई बार स्टूडेंट्स को नहीं याद होता कि ड्राफ्टिंग कमेटी में थे या नहीं थे, तो लगता है गांधी जी तो होंगे ही ना यार, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, याद कर लीजिएगा इसको। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा आता है रैपिडेक्स। अभी रिसेंटली जो है, रैपिडेक्स क्या चीज है? रैपिडो नहीं है ये, ठीक है, ये रैपिडेक्स है। रैपिडेक्स जो है ये अभी स्टार्ट की गई है एनआरसीटीसी द्वारा, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। नेशनल कैपिटल रीजन है ना जो पूरा, भारत की पहली हाई स्पीड रीजनल ट्रेन यहाँ पे सर्विस स्टार्ट की गई है, जो कि दिल्ली एनसीआर के रीजन में स्टार्ट की गई। नाम रखा गया रैपिडेक्स। एनसीआर आपको पता है ना, एनसीआर रीजन क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र आता है, जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली के आसपास हो गया ना, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, है ना, ये जो साथ साथ में रीजन आते हैं दिल्ली के बिल्कुल पास पास, ये वहां के लिए शुरुआत किया गया है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन सबकी सरकार ने किया। पहली स्टार्ट की गई है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के रूट के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, नाम क्या है उसका, ऐसा बन सकता है। देखो एनसीआर है वो ये कहलाता है, लेकिन एनसीटी अलग है। एनसीआर और एनसीटी अलग अलग है। एनसीआर दिल्ली के आसपास का रीजन है, और एनसीटी दिल्ली का खुद का नाम है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये कब रखा गया है एनसीटी ऑफ दिल्ली? आर्टिकल 239 ए के तहत दिल्ली के लिए ये नाम जो है वो रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के बारे में सब लोगों ने सुना हुआ है, मतलब काफी लोग आए भी होंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है दिल्ली पर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। दिल्ली जो कि एनसीटी ऑफ दिल्ली कही जाती है। यमुना रिवर फ्लो करती है, आसपास उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है। एनसीआर में वही गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ये सब कुछ आता है। और दिल्ली में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी काफी सारा है। ये अभी रिसेंटली ही यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम में पूछा कि दिल्ली की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम बताइए जरा। तो भाई 3 है दिल्ली के अंदर, मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। पहला तो है भाई कुतुब मीनार। 40 है ना टोटल भारत में, उसमें से 3 दिल्ली में है। एक है कुतुब मीनार, एक है हुमायूंस टॉम, और लास्ट आता है रेड फोर्ट, लाल किला। तो ये तीनों जो है आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। ये आपसे पूछा गया है। दिल्ली में ही सूफिज्म, कव्वाली म्यूजिक, निजामुद्दीन औलिया, आमिर खुसरो, ये सब यहीं पर ही है, मतलब यहीं से शुरुआत हुई थी इन सबकी। और दिल्ली जो है वो कैपिटल बनी गई है, आप लोग जानते हैं। कैलकाटा से ब्रिटिश की सरकार ने दिल्ली को कैपिटल कब शिफ्ट कराया? याद रखिएगा 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उस समय जो कैपिटल शिफ्टिंग का काम है वो किया गया। ठीक है, दिल्ली जो है यूटी की बात करें तो सब काफी ज्यादा जो है वो जीडीपी में सहयोग देती है, पूछा जा सकता है। हिंडन रिवर बिल्कुल गाजियाबाद के रीजन में फ्लो करती है। हिंडन रिवर जाके किसको मिल जाती है? यमुना को मिल जाती है। ठीक है भाई, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको ये सब पता होना चाहिए, एग्जाम में सीधा सीधा इससे सवाल बन सकता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस पूरे हफ्ते के। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। सारे कवर करवा दिए मैंने, डेज आपको याद करने हैं। डिफेंस की न्यूज आप देख लीजिए, मैंने बताया था कवच, ओरियन एक्सरसाइज, ठीक है, 3 बताई थी, कोप इंडिया, ओरियन, और एक और बताई थी ना वो ग्रीस वाली, नाम थोड़ा सा स्किप हो गया माइंड से, वो थी सुखोई, याद रखिएगा। उसके बाद ये वाला भी जो मैंने पिक्चर दिखाई थी इसको दिमाग में रखिएगा। एनिमल स्पेसिफिक न्यूज आ सकता है इस बार, हाई चांस है, क्योंकि जो है याद रखिएगा जिन जिन चीजों को 50 या 100 साल हुए, देखो देखो 50 साल तो यहाँ पर केशवानंद भारती केस याद है आप लोगों को, उसको भी हो गए हैं। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का रिजल्ट आया था, तो 24 अप्रैल जो है याद रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप ये नोट्स में अपने ऐड कर लेना, जितनी जितनी मैंने चीजें बताई ना इनको आप नोट्स में ऐड करना। तो ये सारी चीजें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। आपका अभी जो यूपी पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, सारी पापा वीडियोस देखो, वीकली वीडियोस देखो, करंट अफेयर्स की देखो, सारी तैयारी बहुत बहुत अच्छे तरीके से करो। और आपको लेक्चर कैसा लगा बताइए, और अच्छे से तैयारी करो। कोई भी डाउट्स वगैरह आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम लोग आई एम वेरी मच लाइक कि आप हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ मैं आगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। कंप्लीट कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।